अच्छा बेटे नेक्स्ट हमारे पास प्रैक्टिकल है 4.5 डिटर्मिनेशन ऑफ द इफेक्ट ऑफ टॉनिसिटी ऑन प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस इन प्लांट सेल्स आर इन ब्लड सेल्स। दोनों में से किसी एक में देख लेंगे हम, प्लांट सेल में देख लें। अच्छा इसमें प्लाज्मोलाइसिस एंड डी प्लाज्मोलाइसिस क्या था? श्रिंकिंग ऑफ साइटोप्लाज्म। आपने टॉनिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था 9th क्लास में कि आपने एनिमल सेल लिया, प्लांट सेल लिया, उसको डिफरेंट टाइप के सोल्यूशन में रख के देखा। आपने उसको हाइपोटोनिक में रखा, हाइपरटोनिक में रख के देखा, आइसोटोनिक में रख के देखा। अगर प्लांट सेल को हम हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट में रखें, यानी प्लांट सेल का अपना अंदर का जो ऑस्मोलैरिटी का लेवल है वो ज़्यादा हो और बाहर जो वाटर है उसका लेवल क्या हो, कम हो, उसमें साल्ट की कंसंट्रेशन कम हो, तो फिर वाटर मॉलिक्यूल्स प्लांट सेल के अंदर दाखिल होंगे। ठीक है, तो फिर प्लांट सेल टर्जिड हो जाएगा। हम इसे कहेंगे कि मूवमेंट तो हुई है लेकिन रिजल्ट में प्लांट सेल टर्जिड हो गया। अगर प्लांट सेल को आइसोटोनिक एनवायरनमेंट में रखते थे तो वो पानी को क्या कर देता था, लूज करता था, लेकिन इतना लूज करता था कि वो फ्लैसिड हो जाता था, लेकिन इतना श्रिंक नहीं होता था। लेकिन अगर आप उसको हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रख देते थे तो उसमें से वाटर इतना निकल जाता था कि उसका सारे का सारा साइटोप्लाज्म क्या हो जाता था, श्रिंक हो जाता था। तो उसे हम कहते थे ये प्लाज्मोलाइसिस हो गई है। ठीक है। अच्छा इसी तरह अगर हम ब्लड सेल्स के एनिमल सेल के साथ देखें, लेकिन एनिमल सेल सेम सिनेरियो को फॉलो नहीं करता। एनिमल सेल आइसोटोनिक सोल्यूशन पे खुश रहते हैं, और अगर आप उसको हाइपरटोनिक एनवायरनमेंट में रखोगे तो श्रिंक हो जाएगा, हाइपोटोनिक में रखोगे तो ब्रस्ट हो जाएगा, इतना वाटर उसमें जाएगा कि वो ब्रस्ट। प्लांट सेल ब्रस्ट क्यों नहीं हुआ? उसकी सेल वॉल थी, उसने उसको बचा लिया। ठीक है, तो ये मेन इसका बैकग्राउंड नॉलेज है इस प्रैक्टिकल का। टॉनिसिटी इज द टर्म दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन कंसंट्रेशन। अंडरलाइन कर लें बेटा, यही बात आपने 9th में पढ़ी थी कि टॉनिसिटी मीन कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट of a solution. A solution is called hypertonic if it is more concentrated than one being compared with it. मैंने कहा था कभी अकेले सॉल्यूशन को हम देख के नहीं बताएंगे ये आइसोटोनिक है, हाइपोटोनिक है या हाइपरटोनिक है, बिकॉज दीज ऑल टर्म्स आर कंपैरेटिव टर्म्स। ये सारे टर्म्स क्या थी बेटा? कंपैरेटिव। हम मवाजना करते थे कि ये सॉल्यूशन हाइपोटोनिक है और ये सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है। The hypotonic solution is less concentrated, या मतलब diluted than other two solutions having tonicity is that, ये बात दोबारा शुरू हो रही है। The two solutions having the same concentration are said to be isotonic. When a cell is placed in hypertonic solution, water leaves the cell. अच्छा जी, एक्सोस्मोसिस हो जाएगी, इसको भी अंडरलाइन कर लें। एक्सोस्मोसिस का मतलब है वाटर का बाहर जाना, एंडोस्मोसिस का मतलब पानी का अंदर जाना। एक्सोस्मोसिस, the cells in this condition shrinks and this phenomena is known as plasmolysis. अच्छा जी, if the plasmolyzed cell is placed in hypotonic solution, pure water या के जो water है वो move from the surrounding into the cell, that is called endosmosis, and the cell comes back in its original shape. This phenomena is known as deplasmolysis. एक प्लाज्मोलाइसिस है और एक क्या है, यानी प्लाज्मोलाइसिस में श्रिंक कर जाना और डीप्लाज्मोलाइसिस में दोबारा ठीक हो जाना। अच्छा जी, in an isotonic solution the rate of water entering in the cell is equal to the rate of water that exit the cell, so there is no change in the shape of the cell of the shape and size of the cell बेटे। तो इसमें मटेरियल क्या क्या चाहिए आपको? प्लांट सेल्स मतलब ऑनियन चाहिए 1% एंड 4% शुगर सॉल्यूशन चाहिए। ये हम खुद बना लेते हैं। कैसे? आप क्या करें, 1 ग्राम क्या लें, 1 ग्राम सुक्रोज को मेजर कर लें। 1% बनाना ना आपने, तो उसको 100 ml वाटर के अंदर डिजोल्व कर लें। 100 ml वाटर में, 100 ml वाटर से मुराद ये है कि आप जिस बीकर में आप 1 ग्राम शुगर डाल रहे हैं उसमें इतना वाटर डालें कि वो 100 ml हो जाए फाइनल वॉल्यूम। जाहिर बात है कि 1 ग्राम शुगर ने भी तो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है। ठीक है, तो जितना मतलब 99 ml वाटर आ जाए उसमें या 100 पूरा आ जाए उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हमने 100 ml कर लिया, वो 1% सोल्यूशन बन गया। 4% बनाना है तो आप 4 ग्राम शुगर लें, ठीक है, उसके अंदर इतना पानी डालेंगे, टोटल कितना हो जाए 100। तो अब देखें, एक 1% सोल्यूशन है और एक 4% सोल्यूशन है, बताएं कौन सा ज़्यादा हाइपरटोनिक है? ये हाइपर, और दूसरा इसके मुकाबले में हाइपोटोनिक। अच्छा जी, डिस्टिल्ड वाटर, माइक्रोस्कोप, फोर्सिप, स्लाइड, कवर स्लिप, फिल्टर, टिश्यूज, पेपर, पेट डिश वगैरह। प्रोसीजर क्या है? कट एन ऑनियन बल्ब इनटू 4 पीसेस वर्टिकली, सेम प्रोसीजर। अच्छा जी, होल्ड वन ऑफ द स्केल लीफ विद योर फिंगर्स एंड थंब of the both hand with the concave side facing to you. Using fingers of the forceps, gently peel off thin transparent membrane endodermis from the inner surface of the scale leaves. Place the 2 pieces of the epidermis of the equal size on a clean glass slide and use a microscope to observe the size of the cell. Draw the observed shape and the size of the cell. ड्रा कर दें।
अच्छा जी, कहते हैं प्लेस वन पीस ऑफ द एपिडर्मिस इन पेट्री डिश ए एंड अदर इन 1% सोल्यूशन। अच्छा जी, और दूसरा जो है वो 4% सोल्यूशन में डाल दें। इन द सेकंड पेट्री डिश बी में कंटेनिंग 4%, कहते हैं लीव द पेट्री डिश फॉर 15 मिनट्स। ये 15 मिनट हम देंगे ताकि अगर पानी अंदर जाना तो अंदर चला जाए, बाहर आना तो बाहर आ जाए। Take the pieces of epidermis out of the petri dish and place them onto the separate slides with the drops of the same solution. अच्छा जी, cover the slides with the cover slip and observe under the microscope. Record your observation. कहते हैं about the size of the cell के बारे में आपने देखना है। अब add distilled water to the piece of the epidermis placed in earlier in petri dish B and observe under the microscope. अच्छा, अब आप देखोगे तो पहले जो आपको सेल्स का साइज नजर आ रहा था वो कदरे जो है ना वो नॉर्मल साइज था, लेकिन अब प्लाज्मोलाइज्ड सेल है तो उसका सेल जो है ना वो सेल डी शेप हो जाता है। मतलब अगर आपने पहले ऐसा सेल देखा था, बिल्कुल ऐसे रेक्टेंगल तो नहीं था, लेकिन अब आपको यूं रेक्टेंगल जो है ना वो थोड़ी सी अंदर की तरफ बेंड हुई हुई यूं बेचारा मुचड़ा सा सेल नजर आएगा। ठीक है, ऐसे उसकी शेप डी शेप हो जाएगी, जो ओरिजिनल शेप है वैसी नहीं है। अच्छा, और जो सेल जिसने एंडोस्मोसिस की है वो थोड़ा सा और रिजिड हो गया होगा। उसने क्या किया होगा, उसके अंदर ये वाले जो कॉर्नर्स हैं ये थोड़े से यहाँ चले गए होंगे। ठीक है, वो सेल थोड़ा सा फूल गया होगा। बात समझ आ रही है? यहीं से आपको पता चल जाएगा कि प्लाज्मोलाइसिस हुई है या नहीं हुई। चलें जी, ये देखें, वो कहता है रिकॉर्ड योर चेंजेस इन द ऑब्जर्वेशंस चेंज इन द सेल। वो कहता है 1% शुगर सोल्यूशन में रखा तो सेल टर्जिड हो गया क्योंकि 1% हाइपोटोनिक था। ठीक है, 4% में रखा होगा तो सेल बिकम फ्लैसिड, और डिस्टिल्ड वाटर में रखा आफ्टर तो दोबारा सेल्स नॉर्मल शेप में आ जाएंगे। तो तीनों ऑब्जर्वेशंस आप बेटा ड्रा कर देंगे। 3 किस्म के सेल्स ड्रा करें। ठीक है, और 3 खाने बने हुए आपके पास, ऐसा ही है। एक 1% वाला है, एक 4% वाला है, एक वो होगा जिसको 4% वाले को दोबारा निकाल के हमने फ्रेश वाटर में डाला है। आखिरी उसकी प्रोसीजर की लाइन में हमने डाला है ना 4% वाले सेल को। अब 4% वाला सेल जो है उसको जब फ्रेश वाटर में डालेंगे तो वो दोबारा नॉर्मल शेप में आ जाएगा। पहले वो प्लाज्मोलाइज्ड हो गया था ना, अब वो डीप्लाज्मोलाइज्ड हो जाएगा। अच्छा जी, इसमें बस लिखना ही है आपने 1% वाले सोल्यूशन में लिख देना ऑब्जर्वेशन में, सेल्स बिकम टर्जिड, सेल्स बिकम टर्जिड। डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, काफ़ी डायग्राम्स बना लिए हमने। और 4% वाले में लिखें सेल्स बिकम फ्लैसिड, सेल्स बिकम फ्लैसिड। और 4 डिस्टिल्ड वाटर वाले में लिखें सेल्स आर इन नॉर्मल शेप, सेल्स आर इन नॉर्मल शेप। लिख लिया? डायग्राम्स के लिए है ड्रा करने के लिए जगह, बस वहाँ पे डायग्राम ड्रा कर देना। एक में फूला हुआ सेल ड्रा कर दें, ठीक है, और एक में जो है ना वो प्लाज्मोलाइज्ड सेल जैसे अमीबा ड्रा करते थे। ठीक है, एक में ऐसे फूला हुआ सेल ड्रा कर दें, एक में ऐसे बेचारा श्रिंक हुआ सेल, और अगले वाले में दोबारा नॉर्मल कर दें। रेड ब्लड सेल ले लें। अगर रेड ब्लड सेल लेंगे तो आपको पता है कि बाइकनकेव ऐसे ऐसे उसकी नॉर्मल सी शेप थी, कुछ इसी तरह की शेप आप बनाते थे उसकी, कैंडी लाइक। ठीक है, अगर वो हाइपोटोनिक में डाल दिया तो बिल्कुल राउंड कर दें, गोल हो गया बेचारा। ठीक है, और अगर उसको हाइपोटोनिक में 4% वाले में डाला तो बेचारा यूं हो गया, नॉर्मल यूं। ये नॉर्मल हो गया, ये 1% वाले में हो गया, और ये 4% वाले में। कोई भी सेल ड्रा कर दें, चाहे आप एनिमल सेल का कर दें, प्लांट सेल का कर दें, आपकी मर्जी बेटा। कंक्लूजन लिखें बेटा, राइट अप करें कंक्लूजन को। अब कंक्लूजन में हमने वजह बतानी है कि सेल की शेप क्यों चेंज हुई है, क्या रीज़न है मेन कि सेल की शेप इस वजह से चेंज हुई है। क्या रीज़न हो सकती है? ऑस्मोसिस, कौन सी, एक्सोस्मोसिस या एंडोस्मोसिस। फिर हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक का जो है ना वो भी जिक्र है। लेकिन डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन, osmosis and active transport are the major processes which cell exchange material with environment, are the major processes by which cell exchange material with environment
फुल स्टॉप करके नई लाइन में लिखें। चेंज इन एनवायरनमेंट में बी एज फॉलोइंग टाइप, चेंज इन एनवायरनमेंट में बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप, change in environment may be are of following type. Number 1, hypertonic. Number 2, isotonic. Number 3, hypotonic. काफ़ी इतना हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक बेटा, ठीक है, तीनों लिखते हैं। यानी जब ये हमने नतीजा निकाला कि जब इस तरह के कंक्लूजन्स में हमने यही बात बतानी है कि जब हमने सेल्स को डिफरेंट जगहों पे देखा तो उसमें किस वजह से चेंज आई, हम इस नतीजे पे पहुंचे कि हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक सोल्यूशन की वजह से सेल की शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। पोस्ट लैब एक्टिविटीज़ में क्वेश्चंस बेटा, इफ़ वी प्लेस अ रेड ब्लड सेल इन कंसनट्रेटेड ग्लूकोज सोल्यूशन व्हाट विल हैपन, क्या होगा बेटा, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन में रखें तो सेल श्रिंक हो जाएगा या ब्रस्ट हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। लिख दें बेटा, cell will shrink in size, SHRINK shrink। अच्छा जी, दूसरा है ड्यूरिंग रेनी सीजन चिल्ड्रन स्प्रिंकल साल्ट ऑन अर्थवर्म सो इट डाइज। कहते हैं जब रेनी सीजन होता है उसमें ये जो अर्थवर्म निकलते हैं बाहर लॉन के अंदर, अगर आप उसके ऊपर नमक छिड़क दें तो वो मर जाता है बेचारा। क्यों, क्या होता होगा, उसका सारा बेचारे का पानी नुचड़ के बाहर आ जाता है। साल्ट इज नॉट पॉइजनस, वो कहता है साल्ट तो जहरीला नहीं है, हम तो डेली लाइफ में खाते हैं। एक्सप्लेन व्हाई अर्थवर्म डाइज, अर्थवर्म क्यों मर गया बेचारा, उसके सेल्स का सारा साइटोप्लाज्म बेचारे का नुचड़ गया और डिहाइड्रेशन से उस बेचारे की क्या हो गई है, डेथ हो गई। लिखते हैं बिकॉज साल्ट इज डिफ्यूज्ड इन साइटोप्लाज्म एंड वाटर इज लॉस्ट, साल्ट is diffused in the cytoplasm, salt is diffused in the cytoplasm and water is lost and earthworm dies due to dehydration, बेटे, डिहाइड्रेशन की वजह से अर्थवर्म की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक। सो टॉपिक में कोई क्वेश्चन हो बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।